हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपका अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है और आगे के 50 क्वेश्चन को हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता ही होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं उसको सिर्फ एक लाइन में नहीं निकल जाते हैं। क्वेश्चन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं और क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं उसको भी डिस्कशन करते हैं और उसके साथ साथ ऑप्शन से संबंधित जो भी ऑप्शन समझाने लायक होते हैं या उससे जो भी क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं उसको भी हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सबसे पहले जान लेते हैं लिपि क्या होता है। लिपि मतलब एक लिखावट, लिखावट यानी जो भी लिखित साक्ष्य होता है, जो हम अभी जैसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो ये भी एक लिपि के तहत बोल रहे हैं। उस लिपि का नाम क्या है? उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। तो ठीक उसी प्रकार जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त जो लिपि चल रही थी, तो जो उस लिपि का नाम था वो क्या था? वो अज्ञात लिपि था। अज्ञात क्यों था? क्योंकि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि वो जो लिपि थी एक चित्र के माध्यम से होती थी। किस माध्यम में? चित्र के माध्यम से, और चित्र को तो पढ़ना मुश्किल है। इसीलिए इस घाटी की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। क्या कहता है? भाव चित्रात्मक। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है? तो ये अभी वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान के पाकिस्तान में। बस इसके अवशेष आपको मिल जाएंगे, ये तो अब खत्म ही हो चुका है। अच्छा, इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और वहाँ पे जो भी घाटी था उसी घाटी के आसपास इस सभ्यता की स्टार्टिंग हुई थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो अन्नागार है। क्या है? अन्नागार, या उसको आप धन्नागार भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? तो ये मोहनजोदड़ो ये वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। किसका स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अच्छा, अगला ऑप्शन के बारे में आता है कि लोथल। लोथल, अब लोथल से संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि लोथल कहाँ पर पड़ता है? लोथल लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये वर्तमान गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है लोथल। और एक क्वेश्चन और आता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, ये जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन जो था वो क्या था? वो तो धन्यागार था। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था उसमें टोटल कितने कमरे थे? कितने कमरे थे? तो उसमें टोटल 27 कमरे थे। कितने कमरे थे? 27 कमरे। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। क्या हो जाएगा? नृत्य करती हुई बालिका। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी। जैसे अभी आपको बोल दे भारत की एक महत्वपूर्ण रचना के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलोगे? जैसे आप बोल दोगे ताजमहल है। अभी भारत का बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है ताजमहल है। आप कह दो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है।
कह सकते हो। तो उसी प्रकार जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस वक्त जो इसी प्रकार का एक रचना हुआ था जिसका नाम था नृत्य करती हुई बालिका, उसी रचना के बारे में, मतलब ये रचना उस वक्त बहुत फेमस हुई थी। जैसे अभी हमारे इंडिया में जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में है, और ताजमहल को ले लीजिए जो कि आगरा में है, ये क्या फेमस है। तो ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता में भी कुछ ऐसी चीज़ थी जो फेमस हुई थी, और उसका नाम क्या था, वो क्या थी कि वो था नृत्य करती हुई बालिका। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी, तो वो क्या थी, नृत्य करती हुई बालिका। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। अच्छा, पत्तन मतलब क्या होता है दोस्त, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है, जहाँ से सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है पानी के रास्ते। चलिए, तो इसका क्या हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो लोथल है। क्या है, लोथल। और लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, और ये कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। और ये भोगवा नदी कहाँ पड़ता है, जो कि गुजरात में है। चलिए, ये हो गया। तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और आया कब था, तो ये आया था 1333 ईस्वी में। कब आया था, 1333 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो किस देश का निवासी था, तो ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि इब्न बतूता द्वारा लिखा गया फेमस पुस्तक का नाम बताइए। इब्न बतूता द्वारा लिखे गए फेमस पुस्तक का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, रिहला। क्या नाम है, रिहला। यह हो गया। और ये इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अच्छा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक मुगल साम्राज्य का एक शासक था, यह एक बहुत ही कह सकते हैं इसका किस्मत ही खराब था। क्या था, किस्मत खराब शासक कह सकते हैं, क्योंकि ये करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ये बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं अपने साम्राज्य में लाने का कोशिश करता था, लेकिन सब एक सिरे से असफल हो जाता था। इसलिए इसका भाग कभी साथ ही नहीं दिया, और ये इतना सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया था। इसने किया क्या क्या था, तो इसी ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन आता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने अपने राजधानी का भी परिवर्तन किया। कहाँ किया, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। कहाँ किया, दिल्ली से दौलताबाद। अच्छा, दौलताबाद कहाँ पड़ता है, दौलताबाद अभी हमारे वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इतने सारे इन्होंने काम किए थे। अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, एक महान रोमानी पुस्तक कादम्बरी का लेखक कौन था। एक महान रोमानी पुस्तक कादम्बरी का लेखक कौन था, तो कादम्बरी का लेखक था ये बाणभट्ट। कौन था, बाणभट्ट। अच्छा, पहला ऑप्शन इसमें है कालिदास। तो कालिदास के बारे में जान लेते हैं कि कालिदास से संबंधित कौन कौन से पुस्तक है। जैसे मेघदूतम हो गया, शकुंतलम हो गया, ये कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन सी में आ जाता है जयदेव। तो जयदेव द्वारा जो लिखा गया फेमस पुस्तक है वो है गीत गोविंद। क्या नाम है, गीत गोविंद। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जयदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो वो थी थानेश्वर। कहाँ था, थानेश्वर। अच्छा, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो हर्षवर्धन एक वर्धन वंश का शासक था। और इस वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, इस वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। क्या नाम था, पुष्यभूति।
अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो वर्धन वंश था इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो हर्षवर्धन ही था। कौन था? हर्षवर्धन ही था। चलिए अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और जाता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच 618 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसका नाम था नर्मदा का युद्ध। क्या हुआ था? नर्मदा का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अच्छा, ये युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि हर्षवर्धन दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? अपने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। और दक्षिण भारत का शासक कौन था? यही पुलकेशिन द्वितीय। इसीलिए इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? तो वो था प्रतिहारों ने। किसने किया था? प्रतिहारों ने। चलिए, ये तो हो गया। अब जान लेते हैं ये प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। अब अगला ऑप्शन आता है इसमें मराठा। अच्छा, मराठा वंश का संस्थापक कौन था? तो मराठा वंश का संस्थापक था वो था शिवाजी था। कौन था? शिवाजी। अगला ऑप्शन इसमें आ जाता है नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद नंद। कौन था? महापद नंद। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने? नरसिंहदेव प्रथम ने। यहाँ पे सिर्फ नरसिंहदेव लिखा हुआ है, इसमें प्रथम ऐड कर लीजिए क्योंकि नरसिंहदेव कई हुए। तो नरसिंहदेव प्रथम ने। अच्छा, ये कोणार्क मंदिर पड़ता कहाँ पर है? तो ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए अगला ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो ये था गजनी का शासक। कहाँ का था? तो गजनी का शासक था। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन था। अच्छा, इसी गजनी वंश का एक बहुत ही फेमस शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने ही कहाँ पे आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर। और कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि महमूद गजनवी जो था वो टोटल सोमनाथ मंदिर पर कितने बार आक्रमण किया था? कितने बार किया था? तो वो 17 बार किया था। कितने बार? 17 बार। अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया। तो कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसको तो पूरा किया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? किसने किया था? तो इसका कुतुब मीनार का जो निर्माण था इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसने अधूरा छोड़ दिया था इसका निर्माण को। और इस निर्माण को पूरा किसने कराया? किसने किया? वो इल्तुतमिश ने किया था। अच्छा, इल्तुतमिश से संबंधित और क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक एक संस्था की स्टार्ट की थी। क्या था? तुर्कान-ए-चिहलगानी। इसका मतलब क्या होता है? यानी उस संस्था में टोटल 40 सरदार थे। कितने सरदार थे? 40 सरदारों का एक संगठन था जिसका निर्माण किसने किया था?
इल्तुतमिश ने, और इसी तुर्कान-ए-चिहलगानी को आगे जाके बलबन ने नष्ट कर दिया था। किसने कर दिया था? बलबन ने नष्ट कर दिया था। पहला ऑप्शन इसमें आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक दिल्ली सल्तनत का योग्य शासक था। इसी ने सबसे पहले बाजार नियंत्रण की प्रणाली की शुरुआत की, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया, हुलिया बदलने की भी प्रथा की इसी ने शुरुआत किया था, बाजार नियंत्रण मूल्य भी इसी ने स्थापित किया था, और इसी ने अस्थाई सेना का भी स्टार्ट किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। अगला ऑप्शन आता है इसमें सिकंदर। सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर इसने 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था? हाईडे स्पीच। क्या नाम था? हाईडे स्पीच। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिर से पढ़ते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। चलिए, ये तो हो गया। ये हो गया नियमित मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन? इल्तुतमिश। और एक क्वेश्चन आता है कि सांकेतिक मुद्रा, तो सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला शासक, तो वो कौन था? इल्तुतमिश। चलिए, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बता ही दिया है। अगला ऑप्शन है जिसमें सिकंदर भी है ऑप्शन इसमें, तो इसके बारे में भी फुल डिटेल बता ही दिया है। तो अगला क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये था इल्तुतमिश की बेटी था। किसका? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और ये रजिया सुल्तान का जो शासन था वो कब से कब हुआ था? 1236 से 40 तक। कब से कब तक इसका शासन था? 1236 से 40 तक। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो ये तो बता ही दिया है, ये किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ऑप्शन आ जाता है अगला इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में बता ही दिए हैं। इसने क्या किया था? तुर्कान-ए-चिहलगानी का स्टार्ट किया था, एक संस्था था। और क्या किया था? इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा कराया। अगला ऑप्शन आता है बलबन। बलबन के बारे में बता देते हैं कि बलबन भी दिल्ली सल्तनत का एक योग्य शासक था और इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 सरदारों का संस्था जिसका नाम था तुर्कान-ए-चिहलगानी, इसको इसने नष्ट कर दिया था। किसने? बलबन ने। बलबन ने और एक दो काम किया था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसने? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि नवरोज त्योहार किसने शुरू करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये बलबन ने ही करवाया था। किसने? बलबन ने। एक और आता है, बलबन ने क्या कहा था? सिजदा एवं पैबोस। सिजदा और पैबोस ये जो प्रथा था, इसका भी स्टार्टिंग किसने किया था? वो बलबन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने की थी? बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने की थी? ये भी बता ही दिए हैं ऊपर। किसने किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन आता है इल्तुतमिश। इसके बारे में तो ऑलरेडी ऊपर डिस्कशन कर ही चुके हैं। बलबन के भी बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किसे भारत का तोता कहा जाता है? किसे भारत का तोता कहा जाता है, या इसका ऐसे भी हो सकता है कि किसे तोताए हिंद कहा जाता है। क्या? तोताए हिंद। तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। इसके बारे में एक फेमस क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा है? किस शासक ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा है? तो वो कौन देखा है? अमीर खुसरो ने ही।
चलिए, अमीर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? खड़ी बोली, ये खड़ी बोली का जनक, ये भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इसको तबला का जनक भी कहा जाता है, तबला का जनक कहा जाता है। इसको सितार का भी जनक कहा जाता है। किसका? सितार का। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो किसने किया था? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, अब हम जान लेते हैं ये जजिया कर होता क्या है। तो दोस्तों, जजिया कर एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अब गैर मुसलमान क्या हुआ? जो मुस्लिम नहीं था, यानी वो हिंदू हो सकता है, वो सिख हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, सिर्फ मुस्लिम नहीं हो, तो उसी को गैर हिंदू मुसलमान कहा जाता था। और ये जो कर लिया जाता था सिर्फ गैर हिंदू मुसलमान से ही, और उसका नाम क्या था? जजिया कर। अच्छा, जजिया कर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। तो देखिए, जजिया कर का स्टार्टिंग सबसे पहले किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर इसी को आगे हम बढ़ें तो दिल्ली सल्तनत में जब हम आते हैं तो इसी जजिया कर की शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, इस जजिया कर को समाप्त भी किया गया था, और इसी जजिया कर को जो समाप्त किया था वो क्या था? अकबर ने। और वो कब कर दिया था? 1564 में। तो जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था? 1564 में। और फिर से ब्राह्मणों पर जजिया कर को स्टार्ट किसने कर दिया था? तो इसका तो जान ही रहे हैं कि कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर से ये स्टार्ट इसको कर दिया गया था, जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ये हो गया। तो चलिए, इससे तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि किसके शासन काल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? तो किसके शासन काल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? मतलब क्या? 1 रुपये का सिक्का साचा गया था, यानी उसका निर्माण किया गया था। तो वो कौन था? शेरशाह सूरी के शासन काल में। किसके शासन काल में? शेरशाह सूरी के शासन काल में। चलिए दोस्तों, अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शेरशाह सूरी एक अफगानी शासक था। कौन शासक था? ये अफगानी शासक था, यानी अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 3 फेमस युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? 3 फेमस युद्ध हुआ था। कौन कौन सा युद्ध हुआ था? तो पहला युद्ध जो हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 में युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। किसका? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। फिर एक साल बाद यानी 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। कौन हुआ? कन्नौज, या इसको और एक नाम से जाना जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कन्नौज। चलिए रहने दीजिए। कन्नौज का युद्ध हुआ था, वो किसके किसके बीच हुआ था? वो भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के ही बीच हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं ने इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया, और इस तरह पराजित किया कि उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ पे? देश छोड़कर भागना पड़ा, और 10 साल तक इसको बाहर रहना पड़ा। इतना भयंकर युद्ध हुआ था, और इस तरह से शेरशाह सूरी ने इसको पराजित किया था। लेकिन कहता है ना, जब शेर बूढ़ा होता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक 15 साल बाद, कितने साल बाद?
15 साल बाद यानी 1555 में ये जो है हुमायूं फिर से लौटता है और उस युद्ध का नाम होता है सरहिंद का युद्ध। कौन? सरहिंद का युद्ध होता है और उसी युद्ध में हुमायूं जो है शेर शाह सूरी को नेस्तो नाबूद कर देता है और बुरी तरह से पराजित कर देता है और इसके साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो ये था 13 वर्ष। कितना था? 13 वर्ष। अच्छा, ये कालानौर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर का जो था संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। चलिए इससे क्वेश्चन, अच्छा अकबर के बारे में और जान लेते हैं। तो अकबर ने क्या किया था? इसने सन 1562 में हरमदल से मुक्ति दिलाया था, यानी हरमदल का खात्मा कर दिया था। जस्ट एक साल बाद यानी 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म कर दिया था। फिर जस्ट एक साल बाद अकबर यानी 1564 में जजिया कर को ख़त्म कर दिया। फिर उसके कुछ समय बाद यानी 1582 को इसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन आ जाता है दीन ए इलाही धर्म की स्टार्ट किसने किया था? किसने किया था? तो वो अकबर ने किया था। और ये क्वेश्चन आता है दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो है बीरबल। कौन था? बीरबल। चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? हाँ, तो कहाँ पर रहे थे दोस्तों? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसको किया था बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। अगला इसमें क्वेश्चन एक और आ जाता है कि महाभारत का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो वो था मोहन गांगुली। कौन था? मोहन गांगुली। इसमें ऑप्शन है अबुल फजल। चलिए अबुल फजल के बारे में जान लेते हैं। पूछ देता है कि अबुल फजल से संबंधित फेमस पुस्तक का नाम क्या है? तो अबुल फजल से संबंधित फेमस पुस्तक है वो कौन है? क्या नाम है उसका? अबुल फजल से संबंधित क्वेश्चन अब देखिए मेरे दिमाग से निकल गया है। हाँ, आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। आईने अकबरी। तो अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी किसने? तो वो कौन था? वो अबुल फजल ही था। कौन था? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो वो था अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अच्छा, अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो वो था 1556 से 1605 तक। कब तक? 1556 से 1605 तक। दोस्तों अभी हम 75 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। नेक्स्ट के सेशन में हम 25 क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर लेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।